हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए सारे बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। तो आज का जो क्लास है वो हमारा केमिस्ट्री का होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज राहुल सर लाइव नहीं आ सकेंगे तो आज के इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के क्लास को कवर करेंगे। चलिए हम ऊपर टॉपिक बना देते हैं। हमारा जो क्लास चलेगा आज वो केमिस्ट्री वाला चलेगा, ठीक है जी। चलिए तो सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि उन्हें ये क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक देखिए, पढ़ना हमें जारण या नियस्थापन। तो बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करके यह भी कह रहे थे कि सर जो आप केमिस्ट्री का क्लास लगा रहे हो या ले रहे हैं उसको आप बोर्ड पर लेकर आइए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए बोर्ड वगैरह कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। बस टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। जब आपका टॉपिक क्लियर होगा तो आप उसको चाहे कैसे भी कोई भी तरीके से पढ़ाओ, आपका एग्ज़ाम एकदम ही बेहतर जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक हमारा देखिए है पढ़ना हमें जारण या नियस्थापन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जारण या नियस्थापन क्या होता है। तो उसके पहले हम थोड़ा सा एक जानकारी दे देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं, उन्होंने अभी तक हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, तो ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को आप अभी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस लॉकडाउन की स्थिति में हमारे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे 12th के बैच को ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा देखिए जारण या भर्जन, यानी कि रोस्टिंग किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम जानते हैं। देखिए इसकी परिभाषा है कि जब हवा की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को कसकर गर्म किया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म किया जाता है, तो जल वाष्प एवं अशुद्धियाँ बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। फिर से देखिए पढ़ रहे हैं, कह रहा है देखिए कि जब हवा की उपस्थिति में यानी वायु की मौजूदगी में सांद्रित अयस्क को जब हम कसकर गर्म करते हैं, यानी कि बहुत तेज गर्म करेंगे, तो जल वाष्प एवं अशुद्धियाँ जो है वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अशुद्धियाँ बाहर निकलने के बाद क्या प्राप्त होते हैं? धातु के ऑक्साइड। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? जारण या भर्जन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग उदाहरण के तौर पे समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं जिंक ब्लेंड का जारण करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखिए इसको हम लोग इस तरह से समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। हमने एग्जाम्पल में क्या पढ़ा कि जिंक ब्लेंड का जारण करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? जिंक ऑक्साइड। तो देखिए ये हमारा जिंक ब्लेड है, ZnS, यहाँ पे 2 लगा दिया हम लोगों ने संतुलित करने के लिए, +3O2, ठीक है। रोस्टिंग करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? 2ZnO +2SO2। देखिए यहाँ पे SO2 जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो यही हो गया हमारा इस टॉपिक का एग्जाम्पल। ये था हमारा जिंक ब्लेंड ZnS, ठीक है। और ये हमारा हो गया जिंक ऑक्साइड, ये वाला ZnO वाला, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप सारे बच्चे नोट्स बनाते जाएंगे। और जिन बच्चों को नोट्स की आवश्यकता होगी वो हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से भी आप कमेंट बॉक्स में देख कर ले सकते हैं और नोट्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो चलो हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप सारे बच्चे एकदम आराम आराम से इस टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। और जिन बच्चों को कोई दिक्कत होगी वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये देखिए क्या है। इसी में हमारा एक दूसरा टॉपिक आता है नियस्थापन, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है जी, एक जारण और एक नियस्थापन। तो इसकी भी परिभाषा हम जानते हैं। देखिए इसकी परिभाषा भी एकदम सरल है कि जब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है। क्या है परिभाषा? जब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में मतलब मौजूदगी में गर्म किया जाता है तो जल वाष्प एवं अशुद्धियाँ बाहर निकल जाते हैं। गर्म करने पर क्या होता है? जल वाष्प यानी कि उसका जो भाप होता है वो, और अशुद्धियाँ जो जितना भी होगा वो क्या होता है? बाहर निकल जाते हैं। और धातु के ऑक्साइड जो है वहाँ पे क्या होते हैं? हमें प्राप्त होते हैं। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? नियस्थापन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि हाइड्रेट एवं कार्बोनेट अयस्क का नियस्थापन होने से धातु के ऑक्साइड
प्राप्त होते हैं। जैसा कि देखिए एग्जाम्पल में हमारा ये देखिए समीकरण के द्वारा कि हम देखिए Al2O3 और इंटू 2H2O का कैल्सिनेशन कर देते हैं तो हमें क्या है Al2O3 और प्लस 2H2O जो है वो प्राप्त होता है। ये धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं और ये देखिए 2H2O यानी ये जल के रूप में जो है वो देखिए क्या कर रहा है, जल वाष्प के रूप में ये जो क्या है वो अवक्षेप ऊपर बाहर निकल जाता है, मतलब इससे हट जाता है। क्लियर है। फिर देखिए एक और एग्जांपल, जैसे देखिए CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं इस प्रकार से तो हमारा इससे क्या प्राप्त होगा, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो ये जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है ये अवक्षेप या गैस के रूप में बाहर निकल जाता है इस प्रक्रिया में। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। क्योंकि देखिए हमारा परिभाषा क्या था कि जब सांद्रित एस को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जलवाष्प एवं अशुद्धियाँ जो है वो बाहर निकल जाती है। जैसे कि पहले में देखिए हमारा H2O जल के रूप में ये जलवाष्प निकल रहा था ना, ये जलवाष्प के रूप में निकल रहा था और नीचे हमारा CO2। ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए जलवाष्प एवं अशुद्धियाँ, ये CO2 जो है वो अशुद्धि के रूप में बाहर निकल रहा है। तो इस टॉपिक से हमारा ये एग्जाम्पल से ये निस्तापन की परिभाषा हमारा जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आप सारे बच्चे इसको भी नोट कर लीजिएगा, इससे थोड़ा सा अच्छा होगा, आपको एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा एक भी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है जी, अवकरण, यानी कि इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं अंग्रेजी में रिडक्शन। तो चलिए इसकी परिभाषा को जानते हैं कि जारन या निस्तापन से प्राप्त धातु के ऑक्साइडों को, ठीक है क्या कह रहा है देखिए कि जारन या निस्तापन से प्राप्त धातु के ऑक्साइडों को अवकरण कहा जाता है। एकदम इजी सा एकदम इसका परिभाषा है, कह रहा है फिर से पढ़ रहे हैं, जारन या निस्तापन से प्राप्त धातु के ऑक्साइडों को अवकरण कहा जाता है और अवकरण 3 तरह से किया जाता है। ठीक है, इसकी 3 प्रक्रिया होती है, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये पूछता है कि अवकरण की कितनी विधियां या तरीके होते हैं। तो 3 तरीके होते हैं, बारी बारी से इसको जानते हैं। देखिए पहला होता है प्रगलन यानी कि साइनल्टिंग। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एल्यूमिनोथर्मिक विधि यानी कि एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस का मतलब विधि, और तीसरा हमारा इसमें कहलाता है वैद्युत अवकरण यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, तो ये था अवकरण का परिभाषा और इसके 3 तरह से होने वाले प्रक्रियाएं। क्लियर है। तो हमने अभी ऊपर जारन पढ़ा, निस्तापन पढ़ा और अब हमने यहाँ पे अवकरण की परिभाषा को क्लियर करा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अभी और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे से टॉपिक वाइज एकदम क्लियर होते जाइएगा एक एक टॉपिक पे। चलिए अगला जो देखिए हमारा टॉपिक है वो काफ़ी अच्छा है, यानी अगला टॉपिक में हमें पढ़ना है देखिए धातुओं का शुद्धिकरण। परिभाषा आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि धातुओं का शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है या इसकी परिभाषा को स्पष्ट करें, यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, चलिए इसको हम जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा देखिए कि अवकरण से प्राप्त होने वाले धातु, अवकरण के बारे में हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा, तो अवकरण से प्राप्त होने वाले धातु जो है वो लगभग 98% शुद्ध होते हैं, यानी 98% शुद्ध होते हैं और शेष अशुद्धियां धातु में उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसमें जो 2% बचते हैं वो धातु में उपस्थित होते हैं और अशुद्धियों को दूर करने के लिए कई विधियों को अपनाया जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम, जस्ता, कॉपर, सोना, चांदी इत्यादि धातु में जो क्या होता है उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए विद्युत शोधन विधि इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके फलस्वरूप प्राप्त धातु जो होता है वो क्या होता है लगभग 99.99% शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये है देखिए धातुओं का शुद्धिकरण। क्लियर है, एकदम इजी है, काफ़ी इजी है, याद रखेंगे सारे बच्चे। आगे बढ़े, चलिए कुछ नहीं था, बस इसके बारे में जानना था इस टॉपिक में, और कुछ समझने का कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल सा टॉपिक था कि इसमें था कि देखिए अवकरण से प्राप्त होने वाले धातु जब होता है वो लगभग 98% शुद्ध होते हैं और शेष अशुद्धियाँ जो होती है वो धातु में ही उपस्थित होते हैं और अशुद्धियों को दूर करने के लिए, उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, कई विधियों को अपनाया जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम, जस्ता, कॉपर, सोना, चांदी ये सब जो धातु होते हैं इसमें उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए हम विद्युत शोधन विधि का इस्तेमाल करते हैं
और इसके फलस्वरूप प्राप्त धातु जो होते हैं वो लगभग 99.99% शुद्ध होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बस इसमें जानना था कि धातुओं का शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। ठीक है, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो है वो मुख्यतः बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है जी, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो है मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो क्या होगा राइट आंसर हमारा बॉक्साइड। ठीक है, और इसके निष्कर्षण 3 चरणों में पूरा होते हैं। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो है कितने चरणों में पूरा होते हैं? 3 चरणों में। पहला हमारा हो जाएगा शुद्ध एल्यूमिना उत्पादन, दूसरा हमारा हो जाएगा शुद्ध एल्यूमिना का वैद्युत अपघटनीय अवकरण, और तीसरा हमारा होगा एल्यूमिनियम का वैद्युत अपघटनी शोधन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। तो इस तरह से आपका देखिए पढ़ने से जो क्या होगा, टॉपिक वाइज आपका टॉपिक क्लियर होगा। यही सब टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, थ्योरीज वाइज में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इस तरह से टॉपिक अगर क्लियर करते जाइएगा आप लोग तो ज़्यादा आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अगला टॉपिक हमारा एल्यूमिनियम का उपयोग। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम का उपयोग हम किस तरह से करते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये जी। देखिए इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम का उपयोग। देखिए हम लोग लगभग में बहुत चीज़ों में करते हैं। पहला हमारा होगा घरेलू बर्तन बनाने में। ठीक है, हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम के भी बने होते हैं। दूसरा हमारा विद्युत तार बनाने में। ठीक है, तीसरा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, सिगरेट की पन्नी बनाने में। कई बार ये एग्जाम में पूछा है, इसको भी करवा देते हैं कि सिगरेट की पन्नी बनाने में किस धातु का उपयोग होता है, तो क्या टिक करिएगा आप लोग? एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से देखिए आप लोग का क्लियर हो रहा होगा। चौथा हमारा मिश्र धातुओं के निर्माण में। ठीक है, मिश्र धातु बनाने में हमारा जो क्या काम आता है? एल्यूमिनियम। और पांचवा हमारा मोटर गाड़ी के पार्ट पुर्जे बनाने में। ठीक है, मतलब उसके जो और भी पार्ट पुर्जे होते हैं मोटर गाड़ियों के, उसको बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो ये था हमारा यूज ऑफ एल्यूमिनियम। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और देखिए हमारा जो ये टॉपिक है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको तो हम सबसे पहले आज वीवीआई करवा देते हैं। सारे बच्चे इसको पढ़कर जाइएगा एग्जाम में। इस बार कंफर्म रखिए आप लोग चांस कि ये एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। क्वेश्चन हमारा है, देखिए इस तरह से आपको एग्जाम में रहेगा कि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है। बहुत बार आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कई जगह। ठीक है, बुक्स वगैरह में। तो चलिए आज इसके आंसर को जानते हैं और टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन हमारा फिर से पढ़ रहे हैं, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा कि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट एल्यूमिना के द्रव्यनांक को कम कर देता है। ठीक है, क्या करता है? क्रायोलाइट मिलाने से क्या होता है? एल्यूमिना का जो द्रव्यनांक होता है वो कम हो जाता है और उसकी विद्युत चालकता को बढ़ा देता है, जिसके कारण वैद्युत अपघटन आसानी से हो जाता है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट को मिला देते हैं। क्लियर है? काफ़ी ईजी है और काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो आप सारे बच्चे इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक ये होने वाला है आज का ये टॉपिक। अगला हमारा देखिए तांबा का उपयोग। तांबा के बारे में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। यूज़ ऑफ कॉपर, यानी कॉपर और तांबा एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं, तांबे के कुछ उपयोगों को। पहला हमारा हो जाएगा विद्युत तार बनाने में। अभी हम लोगों ने एल्यूमिनियम के उपयोग को पढ़ा, तांबा का उपयोग होगा पहला विद्युत तार बनाने में। सिक्के बनाने में, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, देखिए तांबे के सिक्के भी पहले चलते थे। ठीक है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है बर्तन बनाने में। चौथा हमारा टॉपिक है मिश्र धातुओं के निर्माण में। और पांचवा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड के रूप में। ठीक है, ये 5 टॉपिक हमारा है तांबा का उपयोग। तो आप सारे बच्चे इसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा कि तांबे के ये 5 उपयोग आपको एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। देखिए आपको दिख रहा होगा ये वाला। अगला हमारा जो पढ़ना है हमें जस्ता का उपयोग, यानी कि यूज़ ऑफ जिंक।
ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, कई बार ये एग्ज़ाम में बना है जी। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं, यानी कि जस्ता का उपयोग क्या क्या होगा। तो सबसे पहला जो इसका उपयोग होगा वो होगा, देखिए, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण में। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि जो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है लोहे पे, उसको हम लोग जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण के नाम से जानते थे। दूसरा हमारा देखिए इलेक्ट्रोड के रूप में, जस्ता का उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में भी होता है। तीसरा हमारा मिश्र धातुओं के निर्माण में, एल्यूमिनियम के बारे में भी पढ़ा था, तो वहाँ पे भी पढ़ा था हम लोगों ने एल्यूमिनियम, इसमें मिश्र धातुओं के निर्माण में। और चौथा काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए, साइनाइड विधि द्वारा सोना एवं चांदी के निष्कर्षण में। ये बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बना है, आप लोग भी यही करिएगा। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा एग्जाम में कि साइनाइड विधि द्वारा सोना एवं चांदी के निष्कर्षण में किस धातु का उपयोग होता है, तो क्या टिक करिएगा आप लोग, जस्ता का। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में बना है ये। तो चलिए इस तरह से यहाँ पे ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया आप लोग का। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो आप सारे बच्चे अंत तक बने रहेंगे, कोई भी इसको छोड़कर नहीं जाएंगे इस वीडियो को, क्योंकि इसमें देखिए हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। अगला हमारा देखिए जो टॉपिक है वो है लोहे की किस्में, यानी कि वेराइटीज़ ऑफ आयरन। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक, वेराइटीज़ ऑफ आयरन, यानी लोहे के प्रकार या किस्म, कितने प्रकार के लोहे होते हैं। तो देखिए हमारा आंसर होगा लोहे की 3 किस्में या प्रकार होती है। सबसे पहला हमारा होता है ढलवा लोहा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जी, कार्बन जो होता है इसमें 2 से 5% होता है। तो यहाँ से देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है निकलते जाएगा। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा एग्जाम में कि ढलवा लोहे में कार्बन की कितनी मात्रा होती है, तो क्या टिक करेंगे आप सारे बच्चे, टिक करिएगा, ढलवा लोहा में होगा 2 से 5% कार्बन की मात्रा। ठीक है, 2 से 5%। उसी तरह से पूछेगा ये दूसरा पिटवा लोहा, 2 नंबर पे आएगा हमारा पिटवा लोहा। इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो देखिए पढ़िएगा आप लोग अच्छे से, 0.12 से 0.25%। पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने, ढलवा लोहा 2 से 5%। दूसरा पढ़ा पिटवा लोहा 0.12 से 0.25%। और तीसरा हमें पढ़ना है इस्पात। इस लोहे का तीसरा रूप होता है इस्पात। तो इस्पात हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5%। क्लियर है। ठीक है, तो ये था लोहे के प्रकार यानी किस्में। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका अगला टॉपिक, लोहे का उपयोग। मेन रूप से लोहे का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है 1-2 नंबर वाले प्रश्न में कि लोहे का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा हो जाएगा, देखिए, कि ढलवा लोहा का उपयोग, यानी जो हम लोगों ने 1 नंबर में पढ़ा लोहे के प्रकार में, उसका उपयोग स्टोव, जो भी खाना बनाने के काम में आता है, कृषि से संबंधित उपकरण जैसे कि हल वगैरह हो गए, वो सब जो कृषि के कार्य में आते हैं। तीसरा हमारा इसी में हो गया रेलगाड़ियों के स्लीपर तथा नालियाँ इत्यादि के निर्माण में होता है। ठीक है, क्या था पहला टॉपिक जी, ढलवा लोहा का उपयोग स्टोव, कृषि से संबंधित उपकरण एवं रेलगाड़ियों के स्लीपर तथा नालियों इत्यादि के निर्माण में होता है। और दूसरा इसी में पढ़ना है, ढलवा लोहा से ही पिटवा लोहा एवं इस्पात तैयार किया जाता है। ठीक है, इस ढलवा लोहा को ही किस में बदल दिया जाता है, पिटवा लोहा एवं इस्पात क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और तीसरा हमें जानना है, पिटवा लोहा का उपयोग जो है वो कृषि के औजार, तार, जंजीर इत्यादि बनाने में होता है। कृषि के औजार तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो कृषि कार्य में लगता है, जैसे कुदाल वगैरह हो गए। ठीक है, तार जो हो गए हमारा, जंजीर जो कि कैदियों को पकड़ने के लिए रखा जाता है, इत्यादि बनाने में किसका उपयोग होता है, पिटवा लोहे का। और लास्ट टॉपिक इसमें जानना है हमें, इस्पात का उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। ठीक है, ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि इस्पात का उपयोग जो है मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले टॉपिक की ओर। चलिए कुछ और टॉपिक को जान लेते हैं, तो हमारा ये टॉपिक एकदम क्लियर ही हो जाएगा। अब ये देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिस प्रकार से आपको एल्यूमिनियम वाला मिला था टॉपिक, कि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है, तो उसी तरह से ये वाला टॉपिक भी आपका है कि लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर का क्या कार्य है या क्यों मिलाया जाता है। इसको भी आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा,
ये भी बहुत बार एग्जाम में बना है, इस बार भी चांस रखिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। फिर तो हम गैसिंग क्वेश्चन जब प्रोवाइड कराएंगे तो वहाँ पे आप लोग का टॉपिक क्लियर करा देंगे कि क्या क्या आपको पढ़कर जाना है एग्जाम में, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे नोट्स को नहीं परचेज करा है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर नोट्स को परचेज कर सकते हैं, या अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं करा है वो हमारे ऐप को जाइए, प्ले स्टोर पर जाइए आप और हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस को डाउनलोड करिए और वहाँ से आप हमारे क्लास के द्वारा जो है, ठीक है, ये देखिए ड्रीम क्लासेस नाम के ऐप को सर्च करिएगा, प्ले स्टोर पे डाउनलोड करिए। क्लास 10th 11th 12th और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो बैचेस वगैरह हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको नीट वगैरह की तैयारी करनी है तो वहाँ पे सारा कोर्स अवेलेबल है, किसी भी कोर्स को जिसकी ज़रूरत हो आपको वो ज्वाइन करके आप हमारे क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। देखिए प्रश्न हमारा कह रहा है कि लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर के क्या कार्य हैं। तो राइट आंसर हम लोग जानेंगे इसका कि लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर भट्ठी के मध्य तल यानी कि बीच वाले तल में अपघटित हो जाता है और अपघटन के पश्चात यानी कि बाद कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं और बने हुए कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से संयोग मतलब कि उससे जुड़कर कैल्शियम सिलिकेट नामक धातुमल बनाते हैं। जैसा कि आपको इस तरह से देखिए टॉपिक में दिखेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इस CaCO3 यानी चूना पत्थर को हम लोगों ने गर्म किया तो ये किस में बदला, CaO और CO2 में, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये बदल गया है ना। ये देखिए टूट गया और फिर कह रहा है देखिए कि ये देखिए बने हुए कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बना हुआ जो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा ये जो बना ये सिलिका से संयोग करके, देखिए ये CaO जो है ये सिलिका से संयोग करके यानी जुड़कर किसका निर्माण कर रहा है, कैल्शियम सिलिकेट नामक धातुमल। ये देखिए कैल्शियम सिलिकेट नामक धातुमल ये जो हमारा है वो क्या बना, कैल्शियम सिलिकेट, ये कैल्शियम सिलिकेट नामक धातुमल बनाता है। फिर देखिए नीचे हम लोग इसमें जानेंगे थोड़ा सा कि धातु मल को भट्ठी के निचले तल से बाहर कर लिया जाता है इसके बाद, इतना होने के बाद, और इस प्रकार चूना पत्थर जो है वो लोहा में उपस्थित अशुद्धियों को बाहर करने में क्या करता है, हमारी सहायता या सहयोग करता है, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर से देखिए रिवीजन करवा रहे हैं, कह रहा है देखिए लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर भट्ठी के मध्य तल में अपघटित हो जाता है और अपघटन के पश्चात कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और बने कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से संयोग करके कैल्शियम सिलिकेट नामक धातुमल बनाते हैं। देखिए CaCO3 अपघटित होकर CaO और CO2 में बदल गया और ये कैल्शियम ऑक्साइड देखिए ये इससे ये देखिए सिलिका से संयोग करके क्या बना लिया, कैल्शियम सिलिकेट। ये देखिए कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण कर लिया। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे धातुमल को भट्टी के निचले तल से बाहर कर लिया और इस प्रकार चूना पत्थर जो है वो लोहा में उपस्थित अशुद्धियों को बाहर करने में हमारी सहायता किया यानी कि सहयोग कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोहा के निष्कर्षण में क्या मिलाते हैं, चूना पत्थर को हम मिला देते हैं, जिससे कि हमारा ये कार्य जो वो काफ़ी सरल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के इस टॉपिक में इतना ही केमिस्ट्री के क्लास में। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे के जो केमिस्ट्री का क्लास जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे लिखकर कि किनको ये क्लास जो है बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे सपोर्टर हैं इस ड्रीम क्लासेस पर, ठीक है। तो आप सारे बच्चों का सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।